हेलो एवरीवन, बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट है हमारा बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जिसमें हमने पहले वीडियोस में देखा कि राज्य की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न सिद्धांत क्या कहते हैं। अलग अलग थ्योरीज हैं राज्य उत्पत्ति के बारे में, तो उनको हमने जाना। दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत को जाना, जो कहता है कि राज्य ईश्वर द्वारा निर्मित संस्था है। शक्ति सिद्धांत, जिसमें कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है, ऐसी विचारधारा हमारे सामने आई। उसके बाद हमने पैतृक और मातृक सिद्धांत के बारे में जाना, और इससे पहले सिद्धांत में हमने जाना था राज्य का समझौता, सामाजिक समझौता सिद्धांत, जिसमें हमने हॉब्स और लॉक रूसो के बारे में जाना। तो अभी तक जितने भी सिद्धांत हमने जाने हैं उन सब ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। किसी ने सामाजिक समझौते के आधार पर राज्य की उत्पत्ति बताई, तो किसी ने परिवार में पैतृक जो संबंध है, जो परिवार में पिता का स्थान होता है, उसी के आधार पर राज्य की उत्पत्ति के बारे में बताया। लेकिन अभी तक ऐसा कोई विचारधारा नहीं है जिस पर सभी लोग एक मत हो और सभी उससे सहमत हो। तो आज हमारी जो थ्योरी बताएंगे, हमारी ये लास्ट थ्योरी है राज्य उत्पत्ति सिद्धांत की, जो है राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत या ऐतिहासिक सिद्धांत। तो ये जो थ्योरी है, ये सिद्धांत बताता है कि राज्य ना तो किसी परिवार का विशाल रूप है और ना किसी समझौते के द्वारा उत्पन्न संस्था है, ना किसी ईश्वर द्वारा बनाई गई संस्था है, बल्कि राज्य एक क्रमिक विकास का परिणाम है। राज्य सदियों से धीरे धीरे समाज और सोसाइटी में जो बदलाव आया है, उसके उपरांत राज्य का अस्तित्व हमारे सामने आया है, जिसके पीछे बहुत सारे कारण रहे हैं और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उसको प्रभावित करते हैं और उसकी उत्पत्ति में अपना योगदान देते हैं। तो हमारी जो थ्योरी है उसमें हम बताएंगे कि विकासवादी सिद्धांत के पीछे क्या बात है, कैसे है, और उसमें कौन कौन से तत्व राज्य की उत्पत्ति में अपनी सहायक भूमिका अदा करते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तो आइए बात करते हैं राज्य के विकासवादी सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत है, ये लास्ट हमारा सिद्धांत है, और ये जो सिद्धांत है वो अभी तक के राजनीति में जितने भी राज्य से संबंधित थ्योरीज दी गई हैं उनमें सर्वमान्य सिद्धांत है, जो अपने आप में विवेकपूर्ण लगता है और जो वैज्ञानिक दृष्टि से भी उपयुक्त साबित होता है, दिखाई पड़ता है। तो आइए जानते हैं। राज्य विकास का परिणाम है। इसकी सही व्याख्या विकासवादी व ऐतिहासिक सिद्धांत द्वारा दी गई है। तो ये सिद्धांत क्या कहता है कि राज्य विकास का परिणाम है, एक डेवलपमेंट है जो समय से बहुत एक दिन में राज्य बन के खड़ा नहीं हो गया, बल्कि सदियों से जो सभ्यता है, मानव समाज है, उसमें परिवर्तन और क्रमिक विकास जो देखने को मिलता है, उस सब का रिजल्ट हमारे सामने समाज के रूप में आता है। तो राज्य क्या है? राज्य एक विकास का परिणाम है। और इसकी सही व्याख्या हम अगर देखें, उत्पत्ति के हमने अभी तक इतने भी सिद्धांत देखे, वहां कहीं ना कहीं मतभेद दिखाई पड़ते हैं, आलोचना दिखाई पड़ती है, लेकिन ये जो सिद्धांत है वो अपने आप में संपूर्ण लगता है और ये कहता है कि जो राज्य की उत्पत्ति के बारे में जो भी बताया गया है वो सही रूप से जो व्याख्या की गई है वो हमें विकासवादी व ऐतिहासिक सिद्धांत द्वारा दी गई है। तो विकासवादी सिद्धांत का ही दूसरा नाम ऐतिहासिक सिद्धांत भी है। राज्य निर्मित नहीं हुआ है, और ये जो यह थ्योरी जो है वो दो बिंदुओं पर बल देती है। यह सिद्धांत दो बिंदुओं पर बल देता है। वो दो बिंदु कौन कौन से हैं? पहला, राज्य निर्मित नहीं हुआ है। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है इनका वो ये कहता है कि राज्य का निर्माण नहीं हुआ है, बल्कि राज्य का विकास हुआ है। दूसरा, राज्य के विकास में कई तत्व की भूमिका रही है। तो दूसरा क्या समझाते हैं लोग कि राज्य का एक तो निर्माण नहीं हुआ है, किसी के द्वारा बनाई गई संस्था नहीं है, बल्कि ये एक विकास का परिणाम है जो सदियों से लंबे समय से समाज में चलता आ रहा है, और वही विकास के रूप में हमारे सामने राज्य का अस्तित्व आया है। दूसरा क्या बताता है कि राज्य के विकास में कोई एक तत्व अपनी भूमिका नहीं निभाता, बल्कि बहुत सारे तत्वों के संयोग से राज्य का निर्माण हुआ है। तो बहुत सारे तत्व हैं जिन्होंने राज्य के निर्माण में अपनी सहायक भूमिका निभाई है। वो तत्व कौन कौन से हैं वो हम बताएंगे आपको। प्रत्येक अन्य सामाजिक संस्था की तरह राज्य का उदय
अनेक स्रोतों से तथा अनेक प्रकार की स्थितियों के अधीन हुआ है और यह लगभग अदृश्य रूप में उभरा है। गैटिल एक राजनीतिक विचारक हैं जिन्होंने अपने ये क्या कोटेशन दी है कि प्रत्येक अन्य सामाजिक संस्था की तरह राज्य का उदय अनेक स्रोतों से और अनेक प्रकार की स्थितियों से हुआ है। तो ये बताते हैं कि जैसे हमारे समाज में अन्य संस्थाएं हैं जो सामाजिक रूप से कार्य कर रही हैं, उन्हीं के तरह राज्य के उदय के भी अनेक स्रोत हैं, बहुत सारे सोर्सेज हैं जो राज्य की उत्पत्ति में सहायक हैं और अनेक स्थितियों के अधीन हुआ है। मीन्स बहुत सारी सर्कमस्टेंसेस से, बहुत सारी परिस्थितियां थी जिनके अधीन होकर, जिनकी परिस्थितियों से उभरने के लिए राज्य की उत्पत्ति हुई है। तो ये बताते हैं और एक अदृश्य रूप में राज्य हमारे सामने आ जाता है। गैटिल की है ये परिभाषा। तो क्या कहते हैं कि अगर हम प्राचीन समय की बात करें तो हम जैसा पहले भी आपको वीडियोस में बताते आए हैं कि समाज में मत्स्य नियम था और एक डाकुओं का गिरोह जैसी वो थी कि समाज में जो है, जिसका है, अपना आधिपत्य करना चाह रहा है, लोग एक दूसरे से असुरक्षित महसूस करते थे और अपने अपने तरीके से नहीं जीते थे, बल्कि दूसरे के अधिकारों का हनन करते थे, लड़ाई झगड़ा युद्ध की स्थिति थी। तो उन सबसे निपटने के लिए राज्य जैसी संस्था, एक ऐसी संस्था की आवश्यकता लोगों में महसूस की जानी लगी जिससे कि उनके अधिकार सुरक्षित रह सके, उनकी भूमि सुरक्षित रह सके और उनको स्वतंत्रता, समानता जैसी अधिकार प्राप्त हो सके। और धीरे धीरे लोगों में मानवीय चेतना जागृत हुई और राज्य रूपी संस्था की आवश्यकता लोगों में महसूस हुई और वही आवश्यकता ने राज्य को जन्म दिया है। राज्य विकास में सहायक तत्व। तो राज्य हमने पहले बताया, जैसा हमने पढ़ा था शक्ति सिद्धांत, फोर्स थ्योरी। तो वो ये कहती थी कि सिर्फ बलशाली का हित ही न्याय है और बल के द्वारा राज्य की उत्पत्ति हुई है। तो ठीक है, बल एक फैक्टर है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि केवल बल ही एक फैक्टर है। तो बहुत सारे ये निकल के आए हैं तत्व हमारे सामने। वो कौन कौन से तत्व हैं, आइए समझते हैं। पहला रक्त संबंध, दूसरा धर्म, तीसरा बल व युद्ध, चौथा आर्थिक गतिविधियां, पांचवा राजनीतिक चेतना और उससे भी ज्यादा जरूरी है मानव का स्वभाव। चूंकि मनुष्य स्वभाव से ही एक ऐसा प्राणी है जो अकेले नहीं रह सकता, उसे साथ में रहने की आदत है, स्वभाव से ही एक दूसरे के प्रति लगाव है और वो अकेले नहीं समय व्यतीत कर सकता। इसीलिए परिवार जैसी संस्था हमारे सामने आती है और जिस पर सभी विचारक सहमत भी हैं। तो मानवीय स्वभाव भी राज्य की उत्पत्ति का एक बहुत बड़ा कारण है। चूंकि आप देखते हैं अरस्तु का जो कोटेशन है, मैन इज अ सोशल एनिमल, और कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं जो राज्य में निवास ना कर सके, और जो ऐसा है कि जिस राज्य की जरूरत नहीं है तो वो मानव नहीं है, मानव नहीं है, या तो वो देवता है या पशु है, ऐसा कहकर अरस्तु ने बताया। तो इस तरीके से मानव स्वभाव जो है, जिसे प्यार और लगाव, रिश्ते, नाते, इनकी जरूरत पड़ती है, तो वो समाज में ही रह सकता है, समाज में ही उसका कल्याण हो सकता है। अकेले एकांत में वो जीवन यापन नहीं कर सकता। उसकी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति समाज में हो सकती है, अकेले नहीं हो सकती। तो इस तरीके से राज्य की उत्पत्ति में मानव स्वभाव भी अपनी अहम भूमिका अदा करता है। आइए जानते हैं रक्त संबंध। तो रक्त संबंध क्या है? ब्लड रिलेशनशिप। आप फैमिली में, परिवार में पति पत्नी और उनसे उत्पन्न संतानें, और धीरे धीरे उनका जो परिवार है वो बढ़ता चला जाता है और एक परिवार से गोत्र से कुल से कुटुंब से कबीले, ऐसे करके राज्य का स्वरूप हमारे सामने विकसित हुआ है। तो हम ये नहीं कह सकते कि एक ही दिन में खड़ा हो गया राज्य, नहीं, धीरे धीरे। और उनमें भी सबसे ज्यादा क्या है कि रक्त संबंध क्या होता है, लोगों में जो रक्त संबंध है वो उनमें एकता स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। भाई परिवार में जो सदस्य हैं वो आपस में एक दूसरे के प्रति लगाव, अपनी जिम्मेदारी, अपने कर्तव्य और प्रेम भावना, सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करते हैं, और यही ब्लड रिलेशन आगे एक बहुत बड़े समाज को जन्म देता है। तो इस तरीके से धीरे धीरे ये समाज में जन्म दिया, समाज ने राज्य का रूप ले लिया और वो राज्य हमारे सामने आज दिखाई पड़ता है।
तो रक्त संबंध जो सबसे पहला फैक्टर है, जो तत्व है, जो कि राज्य के लिए बहुत अहम है। क्योंकि परिवार जैसी संस्था पर सभी विचारक एकमत हैं, चाहे वो मैकाइवर हो, चाहे वो अरस्तू हो, वो सभी ये कहते हैं कि हाँ, परिवार राज्य की प्रथम आधारशिला होती है। मैकाइवर विचारक हैं, इन्होंने क्या कहा है, रक्त संबंध ने समाज का निर्माण किया और समाज ने विस्तृत रूप में राज्य का। तो इन्होंने क्या कहा है कि हमारे जो ब्लड रिलेशनशिप है, पारिवारिक जो संबंध है एक दूसरे से, उनसे मिलकर समाज निर्मित हुआ है और समाज का जो बड़ा रूप है, विस्तृत रूप है, उसी से राज्य का निर्माण हुआ है। तो इस तरीके से रक्त संबंध अपने आप में राज्य के लिए पहली आधारशिला है, पहला ये तत्व हो गया जिसने कि राज्य की उत्पत्ति में सहायता दी। दूसरा है धर्म। तो राज्य, रक्त संबंध और धर्म ये दोनों एक ही से जान प्रतीत होते हैं। कुछ विचारकों ने इनमें मतभेद भी नहीं किया। तो धर्म से आश्रय कि जब रक्त संबंध थे, परिवार में लोग थे, वो लोग धीरे धीरे गोत्र, कबीले आदि बन गए। तो जो एक पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली पीढ़ियां थी उनके जो पूर्वज खत्म हो जाते थे, मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे, तो बाद में वो क्या करते थे, धार्मिक मान्यता के तौर पे अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए उनकी आराधना करते थे, उनको उनकी सत्कार सेवा करते थे। तो इस तरीके से धर्म हमारे सामने आ जाता है। और उसके अलावा तो ये जो धर्म, जो लोग थे जो आपस में जुड़े थे, वो एक ही कुल से जो होते थे, एक ही परिवार से जो जुड़े होते थे, जिनमें ब्लड रिलेशनशिप होता था, उनके पितृ भी, पूर्वज भी एक ही हुए। तो वो एक ही पूर्वज को मानते मानते उनमें एकता के सूत्र में बंध जाते थे और उनके एकता की उनमें भावना विकसित हो जाती थी। उसके अलावा ये पितृ पूजा तो करते ही थे, मतलब एक ही परिवार के जो पूर्वज हैं वो पूरे कुल के पूर्वज होंगे, तो वो अपने पितरों की पूजा करते थे। उसके साथ साथ वो प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे। प्राकृतिक शक्तियों से क्या तात्पर्य है कि जब लोगों को बादल, वर्षा, सूर्य, अग्नि, इन सब का रहस्य नहीं, जैसे बादलों का गरजना, बादलों का बरसना, ये सारी चीजें नहीं समझ में आई, तो उनके सामने जो जो प्रकृति से जुड़ी चीजें आने लगी, उनको वो पूजा करने लगे। तो प्राकृतिक देवी देवताओं की पूजा का धार्मिक रूप से शुरू हो गई समाज में। और वो प्राकृतिक, जैसे सूर्य है, इंद्र है, पेड़ पौधे हैं और चंद्र है, तो इन सब की प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करना शुरू कर दिया। तो जो जिस शक्ति को मानता था, उन लोगों में एक एकता की भावना विकसित होने लगी और धीरे धीरे यही एकता राज्य के लिए भी एक सहायक कारक बनी। तीसरा हमारा जो फैक्टर है वो है बल व युद्ध। तो युद्ध और बल, तो समाज में अगर कहें धीरे धीरे, जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो आदि मानव था, फिर धीरे धीरे उसने पशुपालन करना शुरू किया, कृषि करी, और धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों में अपनी शक्ति को दिखाने के लिए प्रतिभा बढ़ने लगी और जो जितना पावरफुल होता था वो दूसरों को ऊपर, दूसरों की संपत्ति को हड़प लेता था और अपनी तानाशाही उस पर दिखाता था। तो इससे क्या हुआ कि जिसमें जितना बल था उसने उतनी ज्यादा संपत्ति अर्जित कर ली और फिर धीरे धीरे युद्ध, एक जब समाज दूसरे समाज से अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए युद्ध होने लगे, आपस में संघर्ष होने लगे, कहीं आर्थिक संघर्ष था, कहीं स्वतंत्रता के लिए संघर्ष था, तो उसमें जो विजयी होता था, जो पावरफुल होगा वही विजयी होगा। तो जब धीरे धीरे क्या हुआ कि जिन लोगों ने विजय प्राप्त की, उन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित किया और समाज में वो राजा के रूप में हमारे सामने आए और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि अपने द्वारा जो हराए हुए लोग थे उन लोगों को कुछ अधिकार दे दिए और उनके कुछ सहूलियत दे दी, उनकी सुरक्षा करने लग गए। तो धीरे धीरे यही चीज जो थी वो राजा का रूप धारण कर ली और राज्य बन गए। तो इस तरीके से बल और युद्ध का भी अपना महत्वपूर्ण योगदान राज्य के उत्पत्ति में रहा है। इसके बाद बात आती है आर्थिक गतिविधियां। तो आर्थिक गतिविधियां अगर सामान्य रूप से हम इतिहास को देखें तो चार हमारे सामने मानव स्थिति निकल के आती है, जिसमें सबसे पहले आता है आदि मानव, जो कि जंगलों में रहता था, कंदमूल आदि खाता था, तो उसे इतना समाज की, सोसाइटी की नॉलेज नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे विकास हुआ, पशुपालन हुआ और फिर उसने कृषि करना आरंभ कर दी और कृषि के बाद जब कृषि पर्टिकुलर करने लग गया तो जमीनों पे अपना अधिकार होने लग गया और धीरे धीरे यही अधिकार
आप साहूकार के रूप में हमारे सामने आता है, जिसमें ज्यादा भूमि है वो साहूकार बन गया, जमींदार हो गए, और फिर वो जमींदार दूसरों के अपनी जमीनों पे दूसरों से काम करवाते थे और उनका शोषण करने लग गए। तो ये चीजें बहुत समाज में आती गई और धीरे धीरे उनका भी स्वरूप बदलता गया, उद्योगपति हो गए, पूंजीपति हो गए। तो आर्थिक गतिविधियां जो थी उन्होंने एक तो समाज में संघर्ष भी उत्पन्न किया, दूसरा क्या था कि मनुष्य की आर्थिक जरूरतें बढ़ने लगी और लोगों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने अपने व्यापार का चुनाव कर लिया और एक दूसरे से संबंध स्थापित करने लगे। तो ये आर्थिक जो मंच था उसने एक तो लोगों में आपस में मेलजोल बढ़ाया और जो तनाव था वो भी बढ़ गया। तो किसी ऐसे लोग की जरूरत पड़ी, ऐसी संस्था की जरूरत पड़ी जो सबके हितों की रक्षा करे और सबके लिए न्याय की व्यवस्था करे। तो लोगों में जब सामूहिक चेतना आई, जागरूकता आई, तो राज्य जैसी संस्था की उत्पत्ति की बात उनके दिमाग में आई और वही राज्य का स्वरूप में एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में सामने आता है। तो आर्थिक गतिविधियां, इन्होंने भी अपना महत्वपूर्ण रोल निभाया। उसके बाद आती है राजनीतिक चेतना, जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि किसी भी राजनीतिक चेतना से तात्पर्य किसी भी पर्टिकुलर स्थान पर रहने वाले लोग, जब एक स्थान पर निवास करने वाले लोगों में अपने जगह के प्रति, अपने लोगों के प्रति एकता की भावना आ जाए, तो वो राजनीतिक चेतना है। और जब संघर्ष बढ़ते चले गए तो लोगों में अपनी चीजों को सुरक्षित रखने के लिए आपस में संघर्ष बढ़े, तो एक जगह निवास करने वाले लोग दूसरी जगह निवास करने वाले लोगों से अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे, तो आपस में तनाव की स्थिति बढ़ती गई और उस तनाव से बचने के लिए राज्य जैसी लोगों में एकता का भावना बढ़ी। वो एकता राजनीतिक चेतना थी, जो लोग अपने समाज के प्रति, अपने लोगों के प्रति, अपनी भूमि के प्रति और अपने निवास करने वाले क्षेत्र के प्रति राजनीतिक चेतना उनके अंदर जागृत हुई, जो उन्हें एकता के सूत्र में बांध दिया और राज्य के उदय का एक कारण बनकर हमारे सामने आती है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि राज्य के विकास में कोई एक तत्व नहीं है कि हम कह दें फोर्स थ्योरी ने बताया कि शक्ति ही एक तत्व है, तो इस तरीके से नहीं, बल्कि ये सारे तत्व अपना अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। किसी एक को भी हटा दिया जाए तो हम देखेंगे कि कुछ कमी दिखाई पड़ेगी। तो इन सबकी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है और इन सबके सहयोग से राज्य रूपी संस्था हमारे सामने निकलकर सामने आई है। क्योंकि समय में परिवर्तन हुआ और राज्य में परिवर्तन हुआ, उसी तरीके से राज्य हमारे सामने आया है। राज्य ना तो ईश्वर की कृति है, ना किसी उच्च शक्ति का परिणाम, ना किसी प्रस्ताव या समझौते की सृष्टि है, ना परिवार का विस्तार मात्र है। तो गार्डनर ने एक डेफिनेशन दी है कि राज्य ना तो ईश्वर द्वारा बनाया गया है, ना किसी उच्च शक्ति द्वारा स्थापित है और ना किसी समझौते का सृष्टि है। तो राज्य क्या है? राज्य एक विस्तार है जो धीरे धीरे समय के साथ क्रमिक रूप से होता चला आया है और वही विस्तार राज्य का रूप धारण कर लिया है। राज्य का निर्माण मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अब भी चला आ रहा राज्य का निर्माण मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अब भी चला आ रहा है, यह वैज्ञानिक सिद्धांत है। तो राज्य का निर्माण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया गया था और वो अभी भी लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने एज इट इज रूप में चला आ रहा है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण संस्था है, संप्रभु संस्था है और जो चलती रहेगी। और ये जो सिद्धांत है वो अपने आप में वैज्ञानिक है। तो निष्कर्ष के तौर पे हम कहेंगे कि अभी तक हमने जितनी भी थ्योरीज देखी उन सब में विकासवादी सिद्धांत को अधिकतर राजनीतिज्ञों द्वारा मान्यता दी गई है और ये अभी भी राजनीति के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।